साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक ईडी के शिकंजे में हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जेल से बाहर आ जाएं, खुली हवा में सांस ले पाएं और इसके लिए हालांकि अब तक की सारी कोशिशें बेकार ही साबित हुई हैं। अब इस बार नवाब मलिक ने बेल की रेगुलर एप्लीकेशन लगाई जिस पर सुनवाई लगातार चल रही है और शुक्रवार को इसी मामले को लेकर कोर्ट में बहस हुई, बहुत कुछ हुआ। कोर्ट में नवाब मलिक के वकील ने ताबड़तोड़ तकरीरें दी, दलीलें दी और बहुत कुछ नई बातें बताई। लेकिन जी हाँ, लेकिन इन नई बातों ने नवाब मलिक को उल्टा फंसा दिया, मलिक की गर्दन अटका दी और मुनीरा प्लम्बर इसकी वजह बन गई। तो क्या तकरीरें दी नवाब मलिक के वकील ने कोर्ट में और कैसे खुद अपने ही दांव में फंस गए और कैसे मान लिए बहुत सारे आरोप नवाब मलिक और उनके वकील ने, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब नवाब मलिक के लिए फंसने का आखिरी दौर चल रहा है, कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से लगातार शिकंजे में हैं, ईडी के कब्जे में। हालांकि कुछ वक्त पहले नवाब मलिक को इलाज के नाम पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में भी चैन कहां, क्योंकि वहां भी ईडी का पहरा है। जेल जैसे ही हालात हैं, जेल भले ही ना हो लेकिन हालात जेल जैसे ही कहे जा रहे हैं और इसीलिए तो नवाब मलिक जमानत चाहते हैं, हर हाल में जमानत चाहते हैं, इसीलिए तो फुल बेल की एप्लीकेशन लगाई गई और इसी पर सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और नवाब मलिक की तरफ से उनके वकील अमित देसाई ने पक्ष रखा और बहुत सारी बातें बताई। हालांकि कुछ बातें ऐसी रही जो कि बैकफायर कर गई और नवाब मलिक उनके वकील पर ही भारी पड़ गई। तो पहले बताते हैं आपको नवाब मलिक के वकील ने कोर्ट में क्या क्या कहा और फिर बताएंगे कि ऐसा क्या था जो मलिक के ही खिलाफ चला गया। तो अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल यानी कि नवाब मलिक बेकसूर हैं और वो संपत्ति को खरीदने वाले सिर्फ बेकसूर खरीदार हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमित देसाई ने कहा गोवाला कंपाउंड में जो भी गड़बड़ी हुई वो नवाब मलिक के आने से उनकी इस मामले में एंट्री से पहले हुई थी, यानी कि मलिक की एंट्री से पहले ही जो भी गड़बड़ी होनी थी वो हो गई और मलिक के आने से पहले ही सलीम पटेल ने वहां पर बहुत सारी फॉर्जरी कर ली थी। वकील अमित देसाई ने बताया कि मुनीरा प्लम्बर ने गोवाला कंपाउंड का किराया वसूलने के लिए सलीम पटेल को नियुक्त किया था और सलीम पटेल ने वहाँ पर फर्जीवाड़ा किया। मुनीरा के फर्जी साइन के जरिए वहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई, गोवाला कंपाउंड को बेचा गया और ये सब कुछ 1999 में हुआ, जबकि नवाब मलिक की एंट्री 2005 में हुई, ऐसा नवाब मलिक के वकील अमित देसाई का कहना है। आगे देखिए, वकील अमित देसाई ने कहा कि मुनीरा प्लम्बर 1999 से लेकर 2021 यानी कि 22 साल तक चुप रही, उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं की, जबकि सलीम पटेल गड़बड़ी कर चुका था, मुनीरा को किराया मिलना भी बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी इसकी शिकायत नहीं की गई और फॉर्जरी करके गोवाला कंपाउंड का हिस्सा तक सलीम पटेल बेच चुका था। और अमित देसाई के मुताबिक ये सब कुछ सलीम पटेल और हसीना पाकर के बीच हुआ, इसमें नवाब मलिक थे ही नहीं। लेकिन हाँ, अमित देसाई ने ये जरूर मान लिया कि वहाँ पर गड़बड़ हुई थी और उसमें हसीना पाकर शामिल थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठा दिया कि मुनीरा प्लम्बर ने आखिर 22 साल तक मामले की शिकायत क्यों नहीं की और यही बात नवाब मलिक और उसके वकील पर बैकफायर कर गई। असल में अब तक नवाब मलिक और उनके वकील कहते रहे हैं कि वहाँ पर कोई गड़बड़, किसी भी तरह की गड़बड़ी थी नहीं, लेकिन इस बार मान लिया कि हाँ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि नवाब मलिक के आने से पहले गड़बड़ी हुई। और दूसरी बात, हसीना पारकर की एंट्री को भी इस बार अमित देसाई ने मान लिया, जिसे कि ईडी कहती रही है कि हसीना का इस मामले से गहरा जुड़ाव है और हसीना राउत की बहन थी और भारत में उसके कामों को भी देखती थी, यानी कि खुद ही मान लिया कि मामले में गड़बड़ हुई थी, हसीना पारकर भी वहाँ पर शामिल थी और बाद में नवाब मलिक भी आए और ये बड़ी बात बताई कि 22 साल तक मुनीरा प्लम्बर चुप थी। तो ऐसे में साफ है कि हसीना पारकर या फिर दाऊद या फिर डी गैंग के डर की वजह से मुनीरा प्लम्बर सामने नहीं आई होगी। अब यही बात ईडी कोर्ट में साबित करना चाहती है कि नवाब मलिक का उस मामले से कहीं न कहीं कोई न कोई रिश्ता जरूर है, भले ही वो बात का हो या फिर पहले का हो, लेकिन मलिक उस मामले से जुड़े थे, ये ईडी का कहना है और यही बात अब नवाब मलिक के वकील ने मान ली है।
दूसरी बात, ईडी गड़बड़ी की बात भी कहती रही और यहाँ पर खुद अमित देसाई ने भी मान लिया कि हाँ गड़बड़ी तो हुई थी, लेकिन मलिक को बचाने की यहाँ पर कोशिश हुई। मगर ये मामला, ये दांव भी नवाब मलिक पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि साफ साफ अमित देसाई ने मान लिया कि गड़बड़ी हुई थी, लेकिन हाँ बारीक लाइन ये खींच दी कि नवाब मलिक के आने से पहले हो गई थी। लेकिन ईडी आरोप यहाँ पर ये भी लगाती रही है कि नवाब मलिक की एंट्री भले बाद में हुई थी, लेकिन नवाब मलिक पीछे से यानी कि इनडायरेक्टली लगातार इस मामले से जुड़े हुए थे, लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे थे। और तीसरी बात ये कि दाऊद से कनेक्शन। जी हाँ, सबसे बड़ा आरोप यही है इस मामले में नवाब मलिक पर कि देश विरोधी लोगों के साथ शामिल होना, उनके साथ बिजनेस करना, उनके साथ कारोबार में शामिल होना। और यहाँ पर साफ साफ हसीना पारकर के जरिए दाऊद भी इस मामले से जुड़ता हुआ दिख रहा है और यही आरोप ईडी भी लगाती रही है। और यहाँ पर अमित देसाई की बातों ने ईडी के ही आरोपों को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। अमित देसाई ने अपनी ही दलीलों में खुद को घेर लिया, खुद को भी फंसा लिया और नवाब मलिक को भी फंसा दिया। लिहाजा अब नवाब मलिक के लिए बचना बेहद मुश्किल हो सकता है। इन दलीलों के बाद, इन तकरीरों के बाद हो सकता है कि नवाब मलिक को जमानत मिलने तक में मुश्किलात आ जाए। आगे और भी हालात खराब हो सकते हैं। मामला अगर चलता है, ट्रायल चलता है, तो फिर इन्हीं बातों के आधार पर ट्रायल में भी नवाब मलिक को मुश्किलें आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर हो चला है। नवाब मलिक और उनके वकील का दांव उन पर ही उल्टा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और आगे और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि मामला जो आरोप मुनीरा प्लम्बर पर लगाया था कि वो 22 साल चुप रही, तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन अब दाऊद और हसीना पारकर से जुड़ता हुआ दिख रहा है, जिससे मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक के वकील ने खुद को और नवाब मलिक को ही उल्टा अपने दांवों से फंसा लिया? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर, ईडी के एक्शन पर, ईडी के आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, कई बातें हो रही थी और कई तरह के आरोप ये भी लगाए जा रहे थे कि ये कार्रवाइयां केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही हैं, बीजेपी के इशारे पर हो रही हैं। लेकिन अब एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है जिसने ईडी को महाताकतवर बना दिया है, ईडी की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और सबसे ज्यादा मुश्किल संजय राउत, नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे लोगों की तो बढ़ा ही दी है, जो कि लगातार ईडी के रडार पर रहे हैं, जो कि लगातार ईडी के शिकंजे में रहे हैं। और साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसों के लिए भी मुश्किलें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्या आया है और फिर उसके बाद बताएंगे कि आगे इस फैसले के बाद होने क्या वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा, या कहें कि सबसे बड़ा महाफैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर, जब्ती, गिरफ्तारी को लेकर 242 लोगों ने याचिका डाली थी। जी हाँ, नवाब मलिक, संजय राउत, अनिल देशमुख जैसे 242 लोगों ने याचिका लगाई थी कि ईडी के कानून में किया गया बदलाव गलत है और ईडी को जो असीमित शक्तियां दी गई हैं वो भी गलत हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 242 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और एक साथ फैसला दे दिया है 27 जुलाई बुधवार के दिन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईडी के कानून में बदलाव पूरी तरह से सही है और ईडी एक एक गिरफ्तारी जो कर रही है वो भी बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात ईडी ने कहा है कि एक एक गिरफ्तारी, यानी कि नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो या फिर कोई और, इन सभी की गिरफ्तारी पूरी तरह से सही है, सटीक है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान और सबूत पूरी तरह से मान्य होगा। ईडी के पास तलाशी का अधिकार बरकरार रहेगा, जब्ती का अधिकार बरकरार रहेगा और आरोपी की गिरफ्तारी की ताकत भी ईडी के पास ही मौजूद रहेगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।